डीआरडीओ की तरफ से अभी कावेरी इंजन की ड्राई थ्रस्ट वेरिएंट को लगभग तैयार कर लिया गया है, जिसकी एक प्रोटोटाइप को अभी एरो इंडिया शो के दौरान डिस्प्ले किया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से F-15EX को भारत को ऑफर करने के बाद क्या ये MMRC टेंडर में बाजी मार पाएगा और क्या ये MMRC टेंडर की लीडिंग कंटेंडर राफेल को पीछे छोड़ के इस टेंडर को हासिल कर पाएगा? रशिया की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक रोस्टेक कॉर्पोरेशन अभी एक 4th जनरेशन की कॉम्बैट गियर को डेवलप करना शुरू कर चुकी है। नई यूएस गवर्नमेंट की तरफ से पहली बार ऑफिशियली बात अनाउंस किया गया है कि वो आगे चल के भी भारत के साथ अपनी बायलैटरल रिलेशन को और बेहतर करने की कोशिश करने वाले हैं। और अंत में चाइना की तरफ से पाकिस्तान को दिए जाने वाले टाइप 54 A क्लास के फ्रिगेट्स आगे चल के इंडियन नेवी के लिए किस वजह से प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाले हैं। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट कावेरी इंजन को लेके है। डीआरडीओ की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक एरो इंडिया शो के दौरान डीआरडीओ की तरफ से ड्राई कावेरी इंजन के एक प्रोटोटाइप को डिस्प्ले किया जाएगा। अब ड्राई कावेरी इंजन हमारी कावेरी इंजन प्रोग्राम का एक डेरिवेटिव है, जिसमें बेसिकली जो कोर सेक्शन है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, लेकिन इसमें आफ्टर बर्निंग वाला कोई सिस्टम मौजूद नहीं है और इसे स्पेशली डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए जा रहे अनमैन्ड स्टेल्थ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है। कावेरी इंजन का जो ड्राई वेरिएंट है वो लगभग 52 किलोमीटर के आसपास की थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है और अभी इसकी ग्राउंड ट्रायल कंप्लीट करने के साथ साथ घातक यूसीएवी के लिए एक फ्लूइडिक थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। अब घातक प्रोग्राम को बनाने से पहले डीआरडीओ की तरफ से अभी स्विफ्ट को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसको पावर करने के लिए यहाँ पे NPO Saturn 36 MT इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और इसको टेस्ट करने के बाद घातक यूसीएवी प्रोग्राम को डेवलप किया जाएगा और इसी हिसाब से घातक यूसीएवी के डिजाइन में फाइन ट्यून किया जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है कि घातक यूसीएवी हमारे स्विफ्ट प्रोग्राम के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। और अभी अगर ड्राई कावेरी इंजन की बात करें तो इसकी सभी ट्रायल पूरा होने के बाद इसको तैयार होने में अभी 3 से 4 साल का वक्त लगने वाला है और डीआरडीओ के मुताबिक जब तक घातक यूसीएवी को तैयार किया जाएगा तब तक हमारी इंजन भी तैयार हो गया होगा। अगला अपडेट F-15EX को लेके है। 1 या 2 दिन पहले ये खबर सामने आया था कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी भारत को F-15EX को ऑफर किया जाने वाला है, जो कि MMRC टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाला है। अब F-15 की बात करें तो एक बहुत ही सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट रहा है और इसे शुरू से अभी तक कॉम्बैट रोल में काफी बार इस्तेमाल किया जा चुका है और अभी भी इसको यूनाइटेड स्टेट अपने एयरफोर्स में रखना चाहती है। साथ ही अपग्रेडेड F-15 को अभी यूनाइटेड स्टेट अपनी एयरफोर्स में शामिल करने वाली है, जो कि उनकी पुरानी F-15C और D वेरिएंट को रिप्लेस करने वाले हैं और ऐसे करीब 144 एयरक्राफ्ट अभी यूनाइटेड स्टेट अपनी एयरफोर्स में शामिल करने वाला है। अब जब से ये खबर सामने आई है तब से मैंने देखा कई जगह पर ऐसे खबर बताई जा रही है कि भारत अब राफेल को छोड़ के F-15 को सिलेक्ट करने वाला है, जबकि असल में अभी तक ऐसी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी डिफेंस के बारे में समझ होगा तो आप सोच सकते हैं कि अभी ये जो टेंडर फ्लोट किया गया इसका नाम MMRC टेंडर है और इसके अंदर एक मीडियम वेट क्लास की एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। अब F-15 की बात करें या Su-35 की बात करें तो ये दोनों ही हेवीवेट क्लास के फाइटर हैं, जिनकी प्राइमरी रोल एयर सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना है। लेकिन अभी हर एक एयरक्राफ्ट मल्टीपल मिशन को कर सकते हैं, जिस वजह से इनको भी मल्टीपल एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है। लेकिन अगर हमारी जरूरत के हिसाब से देखें तो ये हमारे लिए अभी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास पहले से ही Su-30 MKI की एक बहुत ही बड़ी फ्लीट मौजूद है, जो कि एक हेवीवेट क्लास का एयरक्राफ्ट है। तो अभी एडिशनल हेवीवेट क्लास के फाइटर खरीदने से हमें कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, जबकि इनकी मेंटेनेंस की वजह से हमको आगे चल के और ज्यादा खर्चा करना पड़ने वाला है। इसके अलावा अभी तक हम कोई भी यूएस ऑरिजिन वेपन यानी कि स्पेशली एयर टू एयर मिसाइल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिस वजह से F-15 को खरीदने के बाद हमें एडिशनल वेपन सिस्टम को भी खरीदना पड़ेगा और साथ ही अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा, जिसमें लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। तो जिनको भी संदेह है कि यूनाइटेड स्टेट F-15 को ऑफर कर रहा है तो भारत राफेल को छोड़ के यहाँ पे F-15 को खरीद लेगा, तो ये अजम्पशन यहाँ पे पूरी तरीके से गलत साबित हो सकता है। क्योंकि जो बंदा एक हैचबैक खरीदने की सोच रहा होगा वो कभी भी SUV खरीदने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि जितनी बड़ी गाड़ी होगी उसकी मेंटेनेंस भी उतना ज्यादा होगा और एयरक्राफ्ट में भी वही सिस्टम लागू होता है। और बाकी अगर MMRC टेंडर के अंदर कौन सा एयरक्राफ्ट सिलेक्ट किया जाएगा इस पर बात करें तो इसमें राफेल की चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि पहले से इनको खरीदने के लिए प्लान कर दिया गया था और अभी सभी वेपन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिए गए हैं
और ऐसे में MMR से टेंडर में कोई और एयरक्राफ्ट खरीदने से भी हमारे पास अगेन काफी वैरायटी के एयरक्राफ्ट होने वाले हैं, जो कि कोई भी एयरफोर्स अपने पास रखना नहीं चाहती है। साथ ही अगर F-15 की बात करें तो बेशक F-15 का EX वेरिएंट एक बहुत ही बढ़िया एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसमें सभी मॉडर्न एवियोनिक्स सिस्टम मौजूद रहेंगे। लेकिन अगर इसको Su-35 के साथ कंपेयर किया जाएगा तो हो सकता है भारत यहाँ पे Su-35 को सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि हम पहले से ही फ्लैंकर प्लेटफॉर्म के साथ काफ़ी फेमिलियर हैं और Su-35 को मेंटेन करने के लिए हमारे पास पहले से सभी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और साथ ही इसकी सभी वेपन सिस्टम हमारे पास पहले से ही मौजूद है। इसके अलावा Su-35 और F-15 के बीच अगर VVR डॉग फाइट की बात करें या फिर क्लोज रेंज की डॉग फाइट की बात करें तो उस सेगमेंट में भी Su-35 F-15 को पीछे छोड़ सकता है। लेकिन फिर भी अगर इंडियन एयरफोर्स की अभी के रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो ये दोनों ही इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट में फिट नहीं हो रहे और इसी वजह से अभी इस पूरे टेंडर में भारत का जो मेन फोकस होने वाली वो एक मीडियम मिड क्लास के एयरक्राफ्ट के ऊपर होने वाली है। इसमें हो सकता है राफेल, F-18, MiG-35, F-16 या F-21 या ग्रिपन जैसे एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन कभी भी इसमें F-15 या Su-35 जैसे एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। अगला अपडेट एरो इंडिया शो को लेके है। आप सभी को पता है कि 3 फरवरी से एरो इंडिया शो शुरू होने वाली है। इसी दौरान HAL की तरफ से काफी सारे सिस्टम को डिस्प्ले करने का एम रखा गया है। साथ ही इसी दौरान जो मेन फोकस होने वाली है वो यूनाइटेड स्टेट की B-1B बॉम्बर के ऊपर होने वाली है, जो कि एक्चुअली एरो इंडिया शो के दौरान डिस्प्ले किया जाने वाला है और ये फ्लाई पास में भी पार्टिसिपेट करने वाला है। साथ ही रशिया की तरफ से अभी अपनी Su-57 एयरक्राफ्ट को भी एरो इंडिया शो के दौरान डिस्प्ले करने की बात की गई थी, लेकिन ये सारे Su-57 का स्केल मॉडल ही होने वाला है और हमें कोई Su-57 यहाँ पे रियल में उड़ता हुआ देखने को नहीं मिलने वाला है। फिलहाल आज रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से Su-57 की पहली सर्विस यूनिट की एक वीडियो को इशू किया गया था। अब अगर एरो इंडिया शो में HAL की प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें HAL की तरफ से तेजस की लीड इन फाइटर जेट ट्रेनर यानी कि लिफ्ट प्रोग्राम को डिस्प्ले किया जाएगा। साथ ही STD-40 एयरक्राफ्ट, इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट, एडवांस हॉक Mk-132 एयरक्राफ्ट, डोनो 22 एयरक्राफ्ट जैसे और भी कई सारे एयरक्राफ्ट डिस्प्ले किए जाएंगे। इन सब के साथ Su-30 MKI, ध्रुव हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जैसे सिस्टम फ्लाइंग डिस्प्ले के दौरान पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और अगर HAL की तरफ से डिस्प्ले किए जाने वाले सबसे बेहतरीन सिस्टम की बात करें तो इस बार HAL की तरफ से कॉम्बैट एयर ट्रेनिंग सिस्टम को डिस्प्ले किया जाएगा, जिसको शॉर्ट में कैट सिमुलेटर बताया जा रहा है और इसमें मेनली तेजस की कॉकपिट को सिमुलेटर के तौर पर दिखाया जाएगा और इसको एक मदरशिप के तौर पर यहाँ पे यूज किया जाएगा। फिलहाल अभी इसके बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, जो कि एरो इंडिया शो के दौरान ही हमको देखने को मिलने वाला है। अगला अपडेट भारत और यूनाइटेड स्टेट को लेके है। जब से यूनाइटेड स्टेट में नई गवर्नमेंट आई है तब से इस बात को लेके सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आगे चल के बाइडेन सरकार भारत को सपोर्ट करने वाली या फिर सपोर्ट नहीं करने वाली। और मैक्सिमम लोगों का यही कहना हो सकता है बाइडेन सरकार की कार्यकाल के दौरान यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट ज्यादातर प्रो चाइना रहने वाली है और इससे भारत के साथ यूनाइटेड स्टेट की जो रिलेशन है वो काफ़ी हद तक खराब होने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन अभी पेंटागन की तरफ से ऑफिशियली बात बता दिया गया है कि बाइडेन गवर्नमेंट की तरफ से भी भारत के साथ पहले की तरह बायलैटरल रिलेशन को मेंटेन करके रखने के लिए और उसको और बेहतर करने की कोशिश किया जाने वाला है। और ये स्टेटमेंट अभी यूनाइटेड स्टेट की प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी की तरफ से दिया गया है। खास करके इस स्टेटमेंट यूनाइटेड स्टेट और भारत के डिफेंस मिनिस्टर के बीच मीटिंग के तुरंत बाद ही दिया गया है। लेकिन एक बात यहाँ पर तय है कि बाइडेन गवर्नमेंट आगे चल के भारत के सपोर्ट में रहेगी या एंटी इंडिया रहेगी, ये पता लगाने के लिए हमको 4 से 6 महीने लगने वाले हैं, जिसके बाद अपने आप पता लग जाएगा कि यूनाइटेड स्टेट की अभी की जो नई सरकार है वो कैसी सरकार होने वाली है। लेकिन ज्यादातर उम्मीद यही है कि यूनाइटेड स्टेट सीधे तौर पर यहाँ पे भारत के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक दोनों में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए यूनाइटेड स्टेट को अभी पूरी तरीके से भारत की जरूरत है। अगला अपडेट नेक्स्ट जनरेशन की कॉम्बैट गियर्स को लेके है। आप सभी को याद होगा कुछ दिन पहले चाइना की तरफ से एक्सोस्केलेटन सूट का इस्तेमाल करने के बारे में खबर सामने आई थी, जो कि एक नॉर्मल सोल्जर की क्षमता को काफी हद तक इंक्रीज करने में मदद करते हैं। अभी रशिया की तरफ से भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया कि वो अभी एक नेक्स्ट जनरेशन की कॉम्बैट गियर को डेवलप करने वाले हैं, जिसको 4th जनरेशन का कॉम्बैट गियर कहा जा रहा है और इसे अभी रशिया की रोस्टेक कॉर्पोरेशन डेवलप करने वाली है और 2035 तक इसको पूरी तरीके से डेवलप करने की उम्मीद किया गया है। इसमें रोस्टेक कॉर्पोरेशन के अलावा रशिया की और भी कई सारे प्राइवेट कंपनी शामिल होने वाले हैं, जो कि फिलहाल अभी दुनिया भर के सभी आर्मी के कॉम्बैट गियर्स और उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करने वाले हैं और इन्हीं सब चीजों को बेस करके वो एक मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट गियर को बनाने वाले हैं, जिसकी सभी फीचर्स के बारे में यहाँ पे डिटेल में बताना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इसमें रियल टाइम डाटा ट्रांसफर और रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाने वाला है।
अभी इस पर बस रशिया की तरफ से स्टडी करना शुरू किया गया है, तो आगे चल के वो इसमें क्या क्या सिस्टम को ऐड करने वाले हैं वो प्राइमरी स्टडी कंप्लीट होने के बाद ही बताया जा सकता है। लेकिन अगर अभी रशिया की तरफ से डेवलप किए गए थर्ड जनरेशन की कॉम्बैट गियर यानी कि सॉटनिक की बात करें तो इसमें मेनली 8 सब सिस्टम पाए जाते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रोटेक्शन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, वेपन सिस्टम और फूड और एसेसरी कैरी करने के लिए अलग अलग सिस्टम दिए गए हैं। इसके साथ अभी इसमें रशिया की तरफ से नए एमुनिशन, फायरआर्म, एंटी ब्लास्ट बूट और लो इंफ्रारेड इमिटिंग यूनिफॉर्म को ऐड करने का फैसला किया गया है। साथ ही जो थर्ड जनरेशन की कॉम्बैट गियर है इसमें एक इनबिल्ट यूएवी भी मौजूद होती है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो फोर्थ जनरेशन की कॉम्बैट गियर होने वाली है वो किस हद तक एडवांस होने वाला है। और फिलहाल अभी रशिया की तरफ से सेकंड जनरेशन की कॉम्बैट गियर का इस्तेमाल किया जा रहा है और 2025 से रशियन मिलिट्री में सॉटनिक यानी कि थर्ड जनरेशन की कॉम्बैट गियर को इस्तेमाल करना शुरू किया जाएगा, जिसके बाद 2035 से 40 के बीच अगर वो फोर्थ जनरेशन की गियर को डेवलप कर लेते हैं तो उनको रिप्लेस करना शुरू किया जाएगा। लेकिन ये कॉम्बैट गियर काफ़ी महंगे होने वाले हैं, तो उम्मीद है कि इनको सिर्फ रशिया अपनी स्पेशल फोर्सेस तक ही सीमित रखने वाला है। अगला अपडेट चाइना और पाकिस्तान की तरफ से है। चाइनीज मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से भी पाकिस्तान को डिलीवर किए जाने वाले सेकेंड टाइप 54 ए क्लास की फ्रिगेट को लॉन्च किया जा चुका है। अब ये फ्रिगेट पाकिस्तान की नेवी की अब तक की सबसे एडवांस फ्रिगेट होने वाले हैं और इसमें चाइना की तरफ से पाकिस्तान को एक बेहतर रडार प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही बेहतर लॉन्ग रेंज की मिसाइल को भी इसमें पाकिस्तान को दिया जा रहा है, जो कि इंडियन नेवी को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को काफ़ी मदद करने वाले हैं। 2017 में ऐसे 4 फ्रिगेट्स के लिए चाइना और पाकिस्तान के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था और इसी फ्रिगेट को अभी चाइना की तरफ से भी अपनी नेवी में मेन फ्रिगेट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और अभी चाइना के पास ऐसे 30 से ज्यादा फ्रिगेट ऑपरेशनल कंडीशन में है। इन फ्रिगेट्स की जो स्टैंडर्ड डिस्प्लेसमेंट है वो लगभग 4000 टन के आसपास और एक बार में लगभग 14,500 किलोमीटर से 15,000 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर सकता है। इसमें मल्टीपल रडार लगे हुए होते हैं जो कि इसे बेहतरीन सिचुएशनल अवेयरनेस को प्रोवाइड करने में मदद कर सकते हैं और ये बेहतर तरीके से अपने टारगेट को ट्रैक कर सकता है। और सबसे खास बात यह कि इसमें 32 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब दिए गए हैं, जिसमें शायद चाइना इनको HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को ऑफर करने वाली है। इसके अलावा इसमें 8 एंटी-शिप मिसाइल को भी कैरी किया जा सकता है, जो कि किसी भी सरफेस ऑपरेशन में इंडियन नेवी के वेसल के साथ डायरेक्टली एंगेज होने में इन वेसल को काफी मदद करने वाली है। वैसे और भी कई सारे सिस्टम इन शिप्स में मौजूद, जैसे कि टॉर्पेडो सिस्टम हो गया या फिर एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम हो गया, ऐसे और भी कई सारे सेकेंडरी वेपन सिस्टम इसमें मौजूद है। तो कुल मिलाकर ये अब तक सबसे बेहतरीन वेसल होने वाले हैं जो कि पाकिस्तान की नेवी में शामिल होने वाले हैं और ये असल मायने में पाकिस्तान की नेवी में इंडियन नेवी के लिए चैलेंजिंग सरफेस वॉर्सेस बनने जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।